प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, 3-4 बार सोनम वांगचुक, एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। जो फोर्सेस हैं, सहानुभूति है उनके साथ भी कि पथराव हुआ, उन्हें भी लगा होगा, मगर उन्होंने जिस तरह से सर में लोगों के दिमाग निकाल दिए, छाती से गोली गई, फेफड़े फोड़ दिए, ये कैसी फौज है जो अपने ही नागरिकों को इस तरह से मारने के लिए। 4 जानें आपकी वजह से गई? नहीं, मेरी वजह से गई ये कहना गलत होगा। उनकी कोशिश है कि देश को ऐसे दर्शाएं और वो इसमें छुप जाएं। अचानक से ऐसे हजारों में युवा निकल गए, मानो जैसे जेनजी रेवोल्यूशन सा हो, ऐसा एक शब्द निकल गया। वैसे मैं जेनजी प्रयोग नहीं करता हूं ना, हमें जेनजी से इतना छूत-अछूत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द में तो बुराई नहीं है, पता नहीं कुछ लोगों को इतना क्यों लगता है। तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की ज़मीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। उसके बाद CBI की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, CBI की, फिर इनकम टैक्स के, पता नहीं क्या क्या। मुझे वैसे भी ऐसे खबरें आती गई बहुत अच्छे सूत्रों से कि आपके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस बनाया जा रहा है ताकि आपको 2 साल के लिए बिना जांच के, बिना बेल के जेल भेजा जा सके। बिल्कुल डर नहीं है, मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं, बल्कि मैं ये सोचता हूं कि न्योता देंगे पुलिस को कि आए आपको गिरफ्तार? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर हमारे देश की जो सबसे बहुमूल्य एक नारा है सत्यमेव जयते, उसमें ज़रा भी ताकत है, सच्चाई है, तो देश मुझे ज़रूर समझेगा। विनती करता हूं सरकार से कि इस मौत के बाद आप ऐसा खेल मत खेलिए कि ये उसका था, ये इसका था। समझिए कि पिछले 6 सालों में लद्दाख के साथ क्या हुआ। उन्होंने जल्दीबाजी में ढूंढा कौन कांग्रेस मिलता है जिस पे हम ये दोष मढ़ सकें। मैं तो था ही आधा लेने के लिए, उन्हें वो मिले। अब वो क्या माफ़ी मांगेंगे देश से? सबसे पहले तो मैं खुद बहुत बहुत दुखी हूँ, पूरा लद्दाख दुखी है कि इन माओं के बच्चे खो गए। और उसके बाद फिर हम आरोप प्रत्यारोप का ये खेल खेलें, ये अच्छा नहीं लगता। ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने सर से जिम्मेदारी हटाकर किसी, जैसे कहते हैं ना, स्केप गोट, बलि का बकरा बना के उस पे मर दें। ऐसा खेल हमें नहीं खेलना चाहिए। ये चतुराई ज़रूर है मगर समझदारी नहीं है। क्लेवर मूव बट नॉट विजडम। इस समय हमें विजडम की ज़रूरत है। हम साथ में बैठ के सोचें कि इन बच्चों की क्या ऐसी विवशता थी कि वो सड़कों पे इस तरह से निकल आए, और उसे सुलझाएं तो सब सुलझेगा। ये सीमा शांत होगी, ये देश प्रगति करेगा। ना कि हम इसने किया, उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छा हूँ बोलें। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये बच्चे बहुत परेशान से थे। आज ही नहीं, 2 महीने से नहीं, 5 सालों से, बल्कि 6 सालों से ये अनएम्प्लॉयड थे, जॉबलेस। और इनके जो अरमान थे कि लोकतंत्र होगा नए लद्दाख में, वो भी नहीं हुए। कि संरक्षण होगा 6वें शेड्यूल में, वो भी नहीं हुए। बातचीत पे बातचीत घसीटते जा रहे थे, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। अब मुझ पे दोष देने लगे थे यही युवा कि आपका शांति का पथ किसी काम का नहीं है। अपनी शांति आप अपने साथ, एक मिनट, आप अपनी शांति का पथ अपने साथ रखिएगा, हम अपने हाथ में लेंगे। ऐसा मुझे बुरा भला कहने लग चुके थे। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात ये हम माने, और अभी इनकी लाशें वही हैं और इस पे हम आरोप प्रत्यारोप। आप सोचिए, क्या ये अच्छा लगता है किसी भी देश में कि सरकार किसी एक को चुन के, किसी एक पार्टी को इसने किया, और जो कमियां हमसे रह गई इस गवर्नेंस में, इस सिस्टम में, उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, तो फिर दोबारा ये उठेगा। आप किसको अकाउंटेबल मानते हैं? क्योंकि आपको मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत लंबा समय। आपको तमाम लोग इंस्पिरेशन के तौर पर भी वांगचुक साहब देखते हैं। आपको याद होगा मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था जब आप लद्दाख भवन में प्रोटेस्ट पर बैठे थे। जी। आप दीवार
के ऊपर चढ़ के मुझे इंटरव्यू दे रहे थे एनआई के बैनर तले ही, और इस समय मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक समय आप शांति के पथ पर तमाम लोगों को बढ़ा रहे थे और आज उल्टा आरोप लग रहा है मगर पथ वही है मेरा। तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूं, मगर एक सच्चाई भी है ना कि 2020 से हमें वादा दिया गया कि आपको छठे शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। खासकर इन नौजवानों को ये वादा दिया गया था कि 21,000 नौकरियां निकलेंगी, फिर 6,000 नौकरियां निकलेंगी, और निकला कुछ भी नहीं, ना के बराबर। शायद अभी हाल ही में 1-1,500 नौकरियां निकले होंगी। वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, आप समझ रहे हैं। घर पे जाओ तो वो माँ बाप की टोक सुनते थे, बाहर जाओ तो बेकार हैं, दोस्तों में शर्मिंदा हैं। ऐसे में वो भड़क कर बाहर आ गए। वो बाहर कभी नहीं आते थे, बल्कि ये जो आंदोलन चल रहा था, इन सब लोगों की एक शिकायत थी कि ये युवा पीढ़ी बहुत मतलबी हैं, अपने घरों में घुसे रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि इनको डर है कि सरकार इनके चेहरों की तस्वीर लेगी और इंटरव्यूज में इन्हें हैरस करेगी। तो ये कभी नहीं निकलते थे। अचानक कल ऐसे निकल आए, ये किसी का मतलब इमेजिनेशन में भी नहीं था। क्या आपको पहले इस बात का इल्म नहीं था कि ये जो प्रोटेस्ट आप हंगर स्ट्राइक कर रहे थे वो इस तरह का रूप ले लेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इतना कह रहे थे, कल के लिए ये बातचीत चल रही थी। फैसला आपने जेनजी सब का नाम लिया, आपने नेपाल के उस रिवॉल्यूशन का भी एग्जाम्पल दिया जिसमें उग्र प्रदर्शन किए गए, हिंसक प्रदर्शन किए गए, नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेंट कराया गया, नेपाल की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। तमाम आरोप और उस तरीके की बात को आप इंडोर्स करते हुए दिखाई नहीं, ऐसा मत कहिए। इंडोर्स करते, जब ये हो चुका था, पहली बात तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने ऐसा कह के इंसाइट किया। जब ये हो चुका था, मैंने तब एक अपडेट दिया जिसमें मैंने कहा कि ये हिंसा निंदनीय है, शब्द था निंदनीय है, मैं बहुत दुखी हूं, इससे आप हमारा समर्थन नहीं बल्कि हमारी बदनामी कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि ये अचानक से बिना किसी पहले के उसके अचानक से ऐसे हजारों में युवा निकल गए, मानो जैसे जेनजी रेवोल्यूशन सा हो, ऐसा एक शब्द निकल गया। वैसे मैं जेनजी प्रयोग नहीं करता हूं, अब ये बच्चे खुद को करते हैं तो इसलिए शायद मेरे मुंह से निकला, वरना हमें जेनजी से इतना छूत-अछूत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द में तो बुराई नहीं है, पता नहीं कुछ लोगों को इतना क्यों लगता है। मैं भी यूज नहीं करता हूं, मगर कल ये मैंने सिर्फ इसका वर्णन करते हुए कहा, ऐसा एक हालात हो गया लद्दाख में जिससे हम सब दुखी हैं। ये होने के बाद का अपडेट है, आप जाके देख सकते हैं। आपने कभी ऐसा लद्दाख देखा था? नहीं भी नहीं कहूँगा। जब हम जम्मू कश्मीर में थे तो यूटी का मांग करते हुए ऐसा ही एक हिंसक आंदोलन हुआ था 89 में, 89 में, मगर इस हद का नहीं था। ये बहुत ही अजीब अंदाज का, यहाँ कोई नहीं रोक पा रहा था। आपको पता है, आज हमारे जो एपेक्स बॉडी है लद्दाख की, उसका यूथ विंग, उनके लीडर्स को धड़ पकड़ कर रही है सरकार, घरों से जाके उनको पकड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो बेचारे जाकर गाड़ियों से, लाउड स्पीकर से उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये मत कीजिए, हमारा काम ये नहीं है, मगर उनपे ही पथराव होने का डर था। ऐसा ही हमारे वरिष्ठ नेता थुप्तन जी और सेरिंग जी भी वहां गए मैदान में उनको रोकने के लिए। कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था, पागलपन सा, भूत सा सवार था उनपे। तो वांगचुक साहब, किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, किसी को अकाउंटेबल ना बनाया जाए, किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना किए जाए, कहा जाए कि ये सरकार की गलती है? नहीं, ऐसा तो नहीं। हिंसा को तो हम कभी भी सही नहीं ठहरा सकते हैं। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, कोर्स लॉ जो कहते हैं। तो जो गलत हैं उन्हें सजा होनी चाहिए, मगर साथ ही साथ मैं कहूँगा जो फोर्सेस हैं, सहानुभूति है उनके साथ भी कि पथराव हुआ, उन्हें भी लगा होगा, मगर उन्होंने जिस तरह से सर में लोगों के दिमाग निकाल दिए, छाती से गोली गई, फेफड़े फोड़ दिए, ये कैसी
फौज है जो अपने ही नागरिकों को इस तरह से मारने के लिए, साधारणतः ऐसे रायट्स में आप पैरों पे गोलियां मारते हैं, और जब कभी बिल्कुल खतरा बढ़ जाए, आपकी जान पे आ जाए, तो शूटिंग ऑर्डर्स लेते हैं, तब करते हैं आप, जब आपकी जान पे आए तो आप शूट करेंगे। यहाँ तो किसी भी सैनिक दस्ते का, अर्धसैनिक दस्ते का कोई हताहत नहीं हुए, और इस तरफ से 4 और शायद 2-3 और जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें गलत, आउट ऑफ प्रोपोर्शन फोर्स का यूज किया गया। इतना भारी, जैसे दुश्मन को आप जंग में मार रहे हैं, ऐसे अपने नागरिकों को मारना एक अच्छी सरकार की निशानी नहीं है। वांगचुक साहब, यू आर नाउ सेइंग दैट आपको स्केप गोट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपकी एनजीओ की सीबीआई प्रोब भी स्टार्ट कर दी गई है। एलिगेशंस हैं कि फॉरेन फंडिंग मिली जो कि माल प्रैक्टिसेस के थ्रू आई। इस चीज को कैसे देख रहे हैं? और ठीक जिस तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ कल, इतनी जाने गई, उसके ठीक बाद अगले दिन आपके खिलाफ सीबीआई जांच। जी नहीं, सीबीआई जांच अभी नहीं हुई। ठीक अगले दिन एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है, जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। 3-4 बार सोनम वांगचुक, एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कल का वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज़ मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा, और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की ज़मीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, सीबीआई की, फिर इनकम टैक्स के, पता नहीं क्या क्या। तो सीबीआई के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, FCRA नहीं है। हमने FCRA नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है विदेशों से हम भीख मांगे, ठीक है। मगर 2000, लेकिन आपने पैसे तो लिए। हाँ, अब देखिए वो क्या पैसा है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का सपना होगा, और जो ये यूनिवर्सिटी करने में काबिल होगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा कि उसका ज्ञान यानी कि भारत का ज्ञान विदेशों में निर्यात हो। तो हमारे जो पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स है जो हमने लोगों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए बनाए, वो अफगानिस्तान में ले जाना चाहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, और उन्होंने इसके लिए हमें फीस अदा की। उसी तरह हमारे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी और इटली के एक संस्था चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट्स में प्रयोग किया जाए। उसके लिए हमें ज्ञान की दक्षिणा, फीस अदा की। वो फीस बाज़ाब्ता टैक्स के साथ है। आप जब चंदा लेते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये सर्विस एग्रीमेंट है जो आपकी एक क्या कहते हैं, इज्जतदार नॉलेज पार्टनर किसी और को नॉलेज सप्लाई करता है। तो इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहते हैं। वो भी समझ गए कि उन्होंने गलती से इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना, मगर बंद करने के बजाय अब वो 22 से 24 के बजाय 21-20 कहीं तो कुछ मिले ढूंढने लग गए। फिर हमारे जो छोटे बच्चों का विद्यालय है वहां चले गए, उससे मांगने लगे। ठीक है, मांगिए, आपको जो मिले ले लीजिए, मगर मैं ये कहता हूं कि आपको ये मिलेगा कि यहाँ एक ऐसा विद्यालय है जहाँ के संस्थापक खुद अपनी जेब से विद्यालय को 1-1 करोड़ साल का देते हैं। अब उसका क्या इनाम देंगे वो, ये मैं नहीं पूछना चाहूँगा। इनकम टैक्स के समन्स आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि लद्दाख क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं देता है, टैक्स माफ है यहाँ, फिर भी एक आदमी देता है, वो मैं हूँ, क्योंकि मैं अपना दायित्व समझता हूँ और मैं दे सकता हूँ, तो बिना ज़रूरत के टैक्स देता हूँ। कितने लोग हैं भारत में जो बिना मांगे टैक्स देते हो, उस पर इनकम टैक्स के समन्स मानो ये कह रहे हैं कि आपने क्यों टैक्स दिया। तो ये विच हंटिंग का एक
बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, एक कड़ी सा चला, जिसका आखिरी कड़ी था कल, जब हिंसा के बाद पूरा का पूरा दोष सोनम वांगचुक पे डाला। मुझे वैसे भी ऐसे खबरें आती गई बहुत अच्छे सूत्रों से कि आपके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस बनाया जा रहा है ताकि आपको 2 साल के लिए बिना जांच के, बिना बेल के जेल भेजा जा सके। तो आपको डर है कि अब आपकी गिरफ्तारी? बिल्कुल डर नहीं है, मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं, बल्कि मैं ये सोचता हूं कि न्योता देंगे पुलिस को कि आए आपको गिरफ्तार? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके 30 पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई है। वांगचुक साहब, क्या पहले जैसे सोनम वांगचुक बनकर के अब उन तमाम युवाओं के बीच में, लद्दाख वासियों के बीच में, भारतवासियों के बीच में, हमने देखा है आप क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग पर बात करते हैं, बड़ी संख्या में युवा आपको फॉलो करते हैं। जब आप विदेशों में जाते हैं, आप एक पोस्ट करते हैं, उस पर मिलियंस लाइक होती हैं। तो यू आर एन यूथ इंस्पिरेशन सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब वो क्रेडिबिलिटी उस सोनम वांगचुक की रह जाएगी, क्योंकि 4 जाने आपकी वजह से गई? नहीं, मेरी वजह से गई ये कहना गलत होगा। उनकी कोशिश है कि देश को ऐसे दर्शाएं और वो इसमें छुप जाएं। ये कोशिश है। देश के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कि देश के लोग इतने नहीं हैं कि जो उनको खिलाया जाए वो पी जाएं, खा जाएं। देश जरूर समझेगा कि सच्चाई क्या है। क्या पुराने वाले सोनम वांगचुक की तरह, जैसे आप दिल्ली में बैठ जाते थे प्रोटेस्ट करने, आप तमाम जगहों से वो इंफॉर्मेटिव चीजें डालते थे, आप हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते थे, क्या आपको लगता है कि अब उसी तरीके से लद्दाख वासी, देशवासी आप पर भरोसा करेंगे उस पुराने वांगचुक की तौर पर? देखिए, लद्दाख वासी तो और भी 10 गुना करेंगे, क्योंकि उन्हें सच पहले से ही पता है। देशवासियों को जैसे जैसे पता चलेगा वो भरोसा करेंगे, उससे भी ज्यादा पहले से भी, क्योंकि अब तो ये 75 कठिन परीक्षणों से परखा हुआ सोना है। कल तक तो ये सोना है बोलते थे, मान लेते थे। अब उन्हें दिखेगा कि ये सोना कहीं गलता नहीं, पिघलता नहीं, बर्फ में हो चाहे आग में हो, ये खड़ा रहता है। अगर हमारे देश की जो सबसे बहुमूल्य एक नारा है, सत्यमेव जयते, उसमें जरा भी ताकत है, सच्चाई है, तो देश मुझे जरूर समझेगा। अगर सत्यमेव जयते अभी भी जिंदा है तो। वांगचुक साहब, मेरा ये अंतिम सवाल रहेगा कि अब आप क्या उसी बुलंदी के तौर पर लद्दाख के पूर्ण राज्य की मांग हो, 6th स्केड्यूल की मांग हो, उसको आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि अब हमने देखा कि इस प्रोटेस्ट को उस तरीके से लोग नहीं देख पाएंगे। तो क्या अब कल से उसी तौर पर आप लग जाएंगे, क्योंकि आपने तो हंगर स्ट्राइक भी खत्म कर दी, अब आप पर तमाम आरोप हैं, तो क्या उसी मोटिवेशन के साथ, उसी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ आप वो सारी मांगे लद्दाख के लिए कल से रखेंगे? पहली बात, अगर हमने, आप रखेंगे ANI पर? जी, अगर हमने अनशन बंद किया वो देश हित में, लोगों के हित में किया, कि अगर इतना उपद्रव हो रहा है तो ऐसे में हम अनशन ही हटा देंगे, क्योंकि इस उपद्रव के पीछे युवा का डर था कि ये अनशन वालों को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो भड़क गए थे कि 14वें दिन पे 2 लोग अस्पताल चले गए, ले जाना पड़ा गंभीर स्थिति में। तो ये डर था, तो हमने कहा कि ये अनशन ही हम हटाएंगे, आप कृपया ऐसा मत कीजिए। ये मेरा एक योगदान था कि शांति कैसे जल्दी से जल्दी लाएं। ठीक है, आगे जाने की बात है। लद्दाख के लोग तो जैसा मैंने आपको कहा सब समझते हैं और लोगों को भी समझ आएगी।
हाँ, हम वैसे ही कहेंगे कि जो वादे थे आप पूरा कीजिए। वही एक तरीका है लद्दाख के युवाओं के मन को शांति देने का और जिनकी मृत्यु हुई उनके आत्मा को शांति देने का, कि आखिर आप समझे हमारे दर्द को। अभी भी आप अगर उस दर्द को न समझी करके कालीन के नीचे दबाएं और औरों पे दोष साधते रहें तो न उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, न इनके गुस्से ठंडा होगा, तो ये और भड़केगा। तो ऐसा न करें। मैं कृपया विनती करता हूं सरकार से कि इस मौत के बाद आप ऐसा खेल मत खेलिए कि ये उसका था, ये इसका था। समझिए कि पिछले 6 सालों में लद्दाख के साथ क्या हुआ। देश मतलब बुद्धू नहीं है ना, देश ने देखा है। सोनम वांगचुक हमेशा अनशन के पथ पर, पदयात्रा के पथ पर शांति के साथ ही चला, कभी उससे डगमगाया नहीं। अब आज अगर हालत हद से निकल गए तो फिर वो हालात की बात है कि युवा ने हमें रिजेक्ट कर दिया। हमें खुद दुख है कि आज हम फेल हुए, हमारा जो पाथ था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया और वायलेंस पे चले गए। हमें तो दुगना दुख है। एक तो जो हुआ, एक छोटा सा जी मैं सवाल जोड़ना चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी से भी आपकी इस बीच कोई बातचीत हुई थी? क्योंकि हिंसा के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान निकल करके आया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग इस कहीं न कहीं हिंसा को बढ़ाने में दिखाई दिए। बीजेपी दफ्तर में घुसने वाले व्यक्ति का नाम जो है वो कांग्रेस नेता के तौर पर सामने आया। पहले ये बताऊं, कुछ ही हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी को हमारे एपेक्स बॉडी से निकाल दिया गया था ताकि ये अपॉलिटिकल रह सके। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है इस आंदोलन का। उन्हें तो आंदोलन से हटने को कहा जब तक इलेक्शंस खत्म ना हो, वरना उनकी भी जगह है उसमें। अब दूसरी बात, जिस तरह से इस उपद्रव के होने के बाद ही बीजेपी ये इल्ज़ाम लगा रही थी, एक फ़ोटो दिखाकर जो संवाददाता उनके बता रहे थे कि देखिए ये सेपक हैं, ये काउंसलर हैं नॉर्दर्न या अपर ले के वार्ड के। अब आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये बताऊं कि वो तस्वीर जो वो दिखा रहे थे वो गलत था। वो किसी और के तस्वीर को लेके जल्दीबाजी में उसे कांग्रेस का काउंसिलर लेके सबको, देश को दिखा रहे थे, और सच में ये कोई और था, उनके कोई दूर के रिश्तेदार थे। और उनको और उनके इस परिवार को आज पुलिस हिरासत कर रही है, हैरेस कर रही है, मारपीट कर रहे हैं। ये इस तरह से ये नहीं थमेगा और भड़केगा। युवाओं को आप धर पकड़ करें इतने हंगामे के बाद। ऐसे बेचारे कांग्रेस के काउंसिलर के नाम पे आप किसी और को सता रहे हैं। वो कोई और था जो मास्क में था, दिखता वो वैसा ही था, तो उन्होंने जल्दीबाजी में ढूंढा कौन कांग्रेस मिलता है जिस पे हम ये दोष मढ़ सकें। मैं तो था ही आधा लेने के लिए, उन्हें वो मिले। अब वो क्या माफ़ी मांगेंगे देश से? क्या वो माफ़ी मांगेंगे देश से अगर वो सच में एक सच्चे प्रवक्ता हैं बीजेपी के? मैं ये उनसे पूछना चाहूँगा। आप चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे? अगर उन्होंने गलती की, किसी दूसरे को उन्होंने कांग्रेस का बताकर बदनाम करना चाहा, तो उन्हें मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वांगचुक साहब। हम इस दुख की घड़ी में पूरे लद्दाख वासियों के साथ खड़े हैं। हम आशा करते हैं कि लद्दाख उसी तरीके से सफेद दिखाई देगा जैसे पहले दिखाई देता था, शांति के स्वरूप में। बहुत शुक्रिया ENI के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे संदेश को देश तक पहुंचाने के लिए। जय हिंद।